सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हिजबुल्लाह का जंगी ड्रोन, फौजियों से भरे इस्राएली हेलीकॉप्टर के करीब फटा, लेबनान में तेज हुआ इसराइल का जानी माली नुकसान, ईरान ने खींच दी बड़ी लकीर, खुद पेश कर दिया 3 फेज वाला सुलह का प्लान, ओमान से वापस इस्लामाबाद और अब रूस पहुंचे अब्बास अरागची, हलचल बेहद तेज। सऊदी अरब और ईरान के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत, अमन बहाली पर हुई चर्चा, इसराइल अलर्ट। हिजबुल्लाह नहीं है अकेला, कुद्स फोर्स के चीफ जनरल इस्माइल कानी की इसराइल को ललकार। गजा में 20 साल बाद हुई वोटिंग, फलस्तीनी लोकल इलेक्शन में महमूद अब्बास को बड़ी फतह और बिना परमिट हज करवाने वालों पर सऊदी अरब की सरकार हुई सख्त, लगेगा 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना, बिना परमिट हज करने वालों पर भी होगी सख्ती। सबसे बड़ी तस्वीर के साथ करते हैं शुरुआत। इस्राएली फौजियों पर गिरा है हिजबुल्लाह का ड्रोन और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। फिर एक दूसरा ड्रोन हमला ऐसा हुआ जो एक तारीख बन गया। एक बेहद हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है जो ये बताता है कि कैसे आज के दौर की सस्ती ड्रोन वॉर बड़ी और एडवांस फौजों को भी बड़ा खसारा पहुंचा रही है। 26 अप्रैल की इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह के एक बारूदी ड्रोन ने उस वक्त हमला किया जब इस्राएली फौजी अपने जख्मी साथियों को वहां से निकालकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा रहे थे। ये ड्रोन लगभग इस्राएली फौजियों के ऊपर ही जाकर गिरा। पास में ही आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर था जो धमाका होते ही फौरन उड़ गया, भाग गया। अगर ये ड्रोन उस हेलीकॉप्टर पर गिर जाता तो जानी और माली नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता था। वाक़ये की पूरी तफसीलात कुछ इस तरह है। कल सुबह हिजबुल्लाह के गढ़ साउथ लेबनान के तैयबा कस्बे में आईडीएफ की 77वीं बटालियन का एक टैंक फंस गया था। जब फौजी उस टैंक को मरम्मत करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी हिजबुल्लाह के एक सुसाइड ड्रोन ने उन पर जोरदार हमला किया। इस धमाके में सार्जेंट इदान फुक्स की मौत हो गई, ये उसकी तस्वीर है। और इस बंदे के अलावा 6 और दूसरे इस्राएली फौजी जख्मी हो गए। इन 6 में से भी 4 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जख्मी फौजियों को अस्पताल ले जाने के लिए जब इस्राएली एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां शाम के करीब पहुंचा तो हिजबुल्लाह ने 2 और बारूदी ड्रोन्स दाग दिए। इस्राएली फौज की जांच के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक ड्रोन को तो मारकर गिरा दिया गया, लेकिन दूसरा ड्रोन हेलीकॉप्टर और फौजियों के बिल्कुल नज़दीक जाकर फटा, जो आप तस्वीरों में शुरुआत से देख रहे होंगे। इसराइल के एतबार से गनीमत ये रही कि इस दूसरे हमले में मजीद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके फौरन बाद वो हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ गया। सोचा कहीं और ड्रोन आ रहे हो तो हेलीकॉप्टर चला जाता। ये वीडियो साबित करता है कि नेतन्याहू की फौज के लिए लेबनान की ज़मीन पर एक एक कदम आगे बढ़ाना कितना भारी पड़ रहा है। और दोस्तों, ये भी साफ है कि ड्रोन टेक्निक ने यूक्रेन से लेकर लेबनान और ईरान तक बड़ी बड़ी जंगों का पूरा अंदाज ही बदल कर रख दिया है। अब ईरान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें सुन लीजिए। पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान ने खुद जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे ट्रंप के इरादों की हार माना जा रहा है, लेकिन इसे कबूल करने के सिवा कोई ऑप्शन भी साफ नज़र नहीं आ रहा। इस डील में ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिलहाल कोई बात नहीं होगी। ईरान ने अपनी शर्तें तय कर दी हैं। अब फैसला अमेरिका को करना है कि उसे सुलह चाहिए या एक अजीम जंग, और इसमें ओमान का भी एक रोल आ रहा है। दोनों मिलकर चुंगी काटेंगे, अभी बता रहे हैं आपको। पाकिस्तानी मीडिएटर्स के जरिए भेजे गए इस ऑफर में न्यूक्लियर मुद्दे को दरकिनार करते हुए ये साफ कहा गया है कि पहले जंग परमानेंटली रोकी जाए तो हम भी हॉर्मोज का समुद्री रास्ता खोल देंगे और न्यूक्लियर बातचीत बाद के लिए टाल दी जाएगी। दोस्तों, ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वो ईरान के यूरेनियम स्टॉक को खत्म करवाना चाहते थे और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस जंग का वाहिद बहाना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाया था। लेकिन अगर ईरान की इन शर्तों पर यह डील हो गई तो अमेरिका के पास कोई बड़ा दबाव नहीं बचेगा, कोई प्रेशर नहीं बचेगा। ईरान ने सुलह के लिए 3 मरहलों का प्लान पेश किया है, जिसमें पहले मरहले यानी कि पहले फेज में ईरानी बंदरगाहों पर से पाबंदियां हटाने और हॉर्मोज खोलने की शर्त है, जबकि दूसरे मरहले में ओमान के साथ मिलकर इस समुद्री रास्ते के लिए नया कानूनी ढांचा बनाने की बात कही गई है। यानी जहां तक मैं समझ रहा हूं, ओमान और ईरान मिलकर हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ ना कुछ वसूली करेंगे, क्योंकि दोनों का जो इस रास्ते से है बड़ा
सरहदों का बड़ा लेना देना है। इस पूरे प्लान का आखिरी दांव ये है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तभी बात करेगा जब पहले 2 मरहले, पहले 2 फेज पूरी तरह कामयाब हों। यानी पहले जंग बंद हो और होर्मुज में ईरान को टोल वसूल करने दिया जाए, फिर ईरान यूरेनियम पर कुछ बात कर सकता है। एक लॉलीपॉप भी अमेरिका के लिए है। ईरान ने साफ लकीर खींच दी है कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अगर सुलह नहीं हुई तो पूरा इलाका एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ जाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। याद रखिए दोस्तों कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में शर्तें सौंपकर ओमान गए थे। शायद टोल टैक्स वसूलने की बात हुई होगी। फिर ओमान से कल रात वो वापस पाकिस्तान गए, जी दोबारा पाकिस्तान। और इन दोनों मुल्कों के सैंडविच दौरे के बाद अब अब्बास अरागची रूस निकल गए, जहां वो पुतिन को इस पूरे डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन देंगे। इस्लामाबाद में अरागची ने ये नई शर्तें थोपी जो मैंने आपको आज 26 अप्रैल में बताई, 27 में। यानी अमेरिका के साथ असल खेल रूस कर रहा है और ईरान के साथ वो पूरी तरह कोऑर्डिनेशन में है। इसीलिए पुतिन को बताने गए हैं कि हमने क्या शर्तें रखी हैं और ओमान के साथ क्या तय किया है। पुतिन पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन सुन लीजिए। मुझे लगता है बहुत से लोग आप इत्तेफाक इससे करेंगे। ईरान ने वाकई ये साबित कर दिया है कि महज बारूद के दम पर उसे झुकाना मुमकिन नहीं है। इस जंग ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इस्राएली फौजी ताकत की भी एक हद है, एक सीमा है, एक लिमिट है, जिसके आगे सिर्फ तबाही है, जीत नहीं है। नेतन्याहू और ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के पास डिप्लोमेसी और बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, भले कितनी बड़ी मिलिट्री ताकत क्यों ना हो। ईरान के साथ जारी इस खींचतान ने दुनिया को दिखा दिया है कि आप बातचीत की मेज पर किसी से सरेंडर की मांग तब तक नहीं कर सकते जब तक सामने वाला हार ना गया हो। और सच यह है कि ईरान हारा नहीं है तो वो क्यों अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा। 2 महीने की जंग में धुर्रे उड़ा कर रख दिए हैं। ईरान का सीधा मकसद यही है कि अमेरिका और इसराइल इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ईरान से जंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए दोबारा फ्यूचर में कोई हिमाकत इस तरह की ना की जाए। दोस्तों, अब अमेरिका के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो वो एक इज्जतदार डील करे या फिर एक ऐसी तबाहकुन जंग के लिए तैयार रहे जिसका अंजाम खुद उसके लिए भी भयानक होगा। और शायद यही मिडिल ईस्ट से उसकी वापसी की वजह भी बन जाए अगर वो जंग चुनता है तो। ईरान का साफ पैगाम है कि अगर अमेरिका को कोई हल चाहिए तो उसे एक डील करनी ही होगी, बिना किसी ठोस समझौते के। सिर्फ बम और बारूद के जरिए ईरान को काबू करने का ख्वाब अब व्हाइट हाउस के लिए एक बुरा सपना बन चुका है, यकीन मानिए। सऊदी अरब की ज़मीन पर ईरान की तरफ से हुए दर्जनों हमलों के बावजूद सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ती नज़दीकियों ने मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। 27 अप्रैल की सुबह आई ये खबर बताती है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान को उनके ईरानी हम मनसब यानी उनके ईरानी काउंटर पार्ट अब्बास अरागची का फ़ोन आया, जिसमें इलाके के ताज़ा हालात पर लंबी बात हुई। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को अब्बास अरागची ने फ़ोन किया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस बातचीत का मरकजी मुद्दा इलाके में तनाव को कम करना और जंग के खतरे को टालने की कोशिशों पर गौर करना था। दोनों लीडर्स ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में सिर्फ डिप्लोमेटिक कोशिशों के जरिए ही अमन बहाली मुमकिन है। मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चुंगी यानी टोल वसूलने के मामले में भी ईरान ने सऊदी अरब को कुछ बताया होगा। इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू की बढ़ती जंगी सनक के बीच सऊदी अरब और ईरान का इस तरह राब्ते में रहना डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के लिए भी एक बड़ा सिग्नल है कि मुस्लिम मुल्क अब अपनी हिफाजत और अमन के लिए एकजुट हो रहे हैं। सबको पता है कि ना अमेरिका हमला करता और ना अरब मुल्कों का कारोबार ठप होता, ना ईरान कभी मिसाइलें दागता। ईरान और सऊदी अरब की ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर थोपी गई जंग के मुस्तकबिल पर टिकी हैं। IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, जिन्हें बहुत से लोगों ने कभी गद्दार कभी मरा हुआ बता दिया। उन कानी ने इसराइल के उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें हिजबुल्लाह की ताकत खत्म होने की बातें कही जा रही थी। सोशल मीडिया पर 26 अप्रैल की रात एक पोस्ट के जरिए इस्माइल कानी ने साफ कहा कि रेजिस्टेंस फ्रंट यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और एक डोर में बंधा हुआ है। 26 अप्रैल की रात आए इस बयान की बड़ी बातें
जान लीजिए, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जनरल कानी ने ये साफ पैगाम दिया है कि लेबनान की आज़ादी और इज़्ज़त की लड़ाई में पूरा रेजिस्टेंस फ्रंट हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यानी ईरान, हूथीस, हमास, ये सब हिजबुल्लाह के साथ हैं, कानी का कहना है। कानी ने कहा कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है और हमारा सबसे पहला मकसद हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस के दूसरे साथियों की हर मुमकिन मदद करना है। कहानी के मुताबिक इसराइली हुकूमत और नेतन्याहू बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि जंग को अपनी शर्तों पर ख़त्म करें, लेकिन वो अपने किसी भी मकसद को हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। इस्माइल कानी ने कहा है कि इसराइल ने लेबनान की खुद मुख्तारी पर जो हमला किया, उसका जवाब हिजबुल्लाह के लड़ाके पूरी ताकत से दे रहे हैं। कानी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नेतन्याहू की फ़ौज लेबनान में लगातार हमले कर रही है। ईरान के इस सख्त रुख ने ये तो साफ कर दिया है कि रेजिस्टेंस का मोर्चा अभी पीछे हटने वाला नहीं है। महमूद अब्बास के वफादारों ने फ़लस्तीनी लोकल इलेक्शन यानी म्यूनिसिपल इलेक्शंस में बड़ी जीत हासिल की है। इतवार को जारी हुए नतीजों के मुताबिक फ़लस्तीन के जो सदर हैं, जो कहलाते हैं महमूद अब्बास, उनकी पार्टी ने ज़्यादातर सीटों पर कब्ज़ा जमा लिया है। ये इलेक्शन इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पिछले 20 सालों में पहली बार गज़ा पट्टी के एक शहर को भी इस वोटिंग में शामिल किया गया। इस चुनावी हलचल की बड़ी बातें जान लीजिए। गज़ा में 2006 के बाद पहली बार वोटिंग हुई है। हमास और इसराइल की जंग शुरू होने के 2 साल बाद गज़ा के देर अल-बला शहर में पहली बार वोट डाले गए। 2006 के बाद ये पहला मौका है जब गज़ा के किसी हिस्से में इस तरह के इलेक्शन हुए, पूरे गज़ा में नहीं हुए। ये वोटिंग इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये इसराइल के मकसद के बिल्कुल उलट है। फ़लस्तीनियों का निज़ाम फ़लस्तीनियों के हाथ में ही देने वाला मौका था ये इलेक्शन। एक बड़ी वजह गज़ा को फ़लस्तीन का हिस्सा बताने की कोशिश भी है और ये कोशिश महमूद अब्बास की तरफ से है। वेस्ट बैंक की सरकार यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि देर अल-बला को इलेक्शन में शामिल करने का मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि गज़ा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है, वेस्ट बैंक से या फ़लस्तीन से अलग नहीं है। बात सही है। फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नतीजे सुनाते वक्त कहा कि ये इलेक्शन बहुत ही मुश्किल और नाजुक हालात में कराए गए हैं। हालांकि जंग की वजह से लोगों में वोटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा जोश नहीं था, खौफ भी था और इसी वजह से टर्न आउट यानी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा। नेतन्याहू की तमाम बंदिशों और जंग के साए के बावजूद फ़लस्तीन ने इन इलेक्शंस के ज़रिए अपनी सियासी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये इलेक्शन गज़ा और वेस्ट बैंक को मगरबी किनारे को एक डोर में पिरोने के डायरेक्शन में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब फर्जी तरीके से हज करने पर 1 लाख रियाल का जुर्माना ठोका जाएगा। यह खबर फर्जी काम करने वालों के लिए एक अलार्म है। सऊदी अरब ने हज के सीज़न को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। सऊदी वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी शख्स ऐसे लोगों के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करता है जो बिना परमिट के हज करने की कोशिश करेंगे तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा। इस नया कानून की बड़ी बातें ये हैं कि बिना परमिट हज की कोशिश करने वालों के लिए विजिट वीज़ा जारी करवाने पर 1 लाख रियाल यानी करीब $26,600 यानी करीब 25 लाख इंडियन रुपीस से ऊपर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये पाबंदी उन तमाम लोगों पर लागू होगी जो ऐसे लोगों को मक्का या मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने या वहाँ ठहराने में मदद करेंगे जिनके पास हज का परमिट नहीं है। सऊदी अरब की हुकूमत ने साफ किया है कि जुर्माना हर उस शख्स के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा जिसके लिए वीज़ा जारी किया गया था। यानी जितने ज़्यादा लोग बिना परमिट पकड़े जाएंगे, वीज़ा लगवाने वाले पर जुर्माना उतना ही बढ़ता जाएगा। सऊदी हुकूमत के इस बयान में सभी से अपील की गई है कि वो हज के कानूनों पर अमल करें, हाजियों की हिफाजत के लिए अफसरों का साथ दें। सऊदी हुकूमत ने साफ लहजे में कहा है कि इन हिदायत की मुखालफत करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब ने आवाम से भी ये कहा है कि अगर वो ऐसी कोई भी धांधली देखते हैं तो मक्का, मदीना और रियाद जैसे इलाकों में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉल करें। मैं आपको बता देता हूँ 911 पर, यहाँ इन तीनों शहरों पर कॉल करनी है, तीनों शहरों में, और 999 पर भी आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सख्त कदम इसलिए उठाया गया है ताकि हज के दौरान सिक्योरिटी और हाजियों की सहूलियत में कोई खलल ना पड़े। 2 साल पहले गोदी मीडिया ने दिखाया था
जगह जगह हाजी पड़े हुए हैं बेहोश, कोई देखने वाला नहीं, लोग मर रहे हैं। हकीकत ये थी और है कि आज के दौरान टेंट वेंट वगैरह ये सब जो है उन्हीं लोगों के लिए इंतज़ाम होते हैं जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे मीना में टेंट है ना, तो जो रजिस्टर्ड नहीं उन्हें टेंट कौन देगा? गर्मी होती है, गर्मी में कहीं से कहीं घूमते पहुँचे, फिर वो सड़कों पर आकर उन्होंने दम तोड़ दिया। इलीगली जो हज करते हैं वो दूसरों के लिए भी दिक्कत पैदा करते हैं। माली इंतज़ाम हो 25-30 लाख का और पहुंच जाएं 50 लाख लोग, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। उसी हिसाब से फोर्स होती है, उसी हिसाब से इंतज़ाम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और हज जो है वो ऐसा फ़र्ज़ है कि आपको उसकी फ़ीस चुकानी चाहिए, जो हुकूमत तय करे वो, क्योंकि आप उस मुल्क में जा रहे हैं, वो आपकी फैसिलिटीज़ देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।